स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर लेकर आया हूं। और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है कि उत्तर प्रदेश से ऑप्शनल हट गया है ना। बहुत लंबे समय से ये चर्चा में था कि क्या होगा, लेकिन फाइनली उत्तर प्रदेश से जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है और दीज टू पेपर्स आर एडेड। कौन से हैं वो दो पेपर, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए बेस्ट कॉम्बो हो सकता है। क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा कि ऑप्शनल हट गया है और ये है जीएस का लाइव फाउंडेशन बैच। तो ये बैच आपका 20 तारीख से सुबह के 8 बजे शुरू हो चुका है, चल रहा है। जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए और पूरा फायदा उठाइए। फीस की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो 38,500 इसकी फीस है, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करते हैं तो फीस हो जाती है 21,999। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। देखिए भाई, बदलाव क्या है वो दो पेपर जो ऐड किए गए हैं। दो पेपर हैं यूपी स्पेसिफिक वाले, ठीक है, यूपी स्पेशल के हैं जो वो दो पेपर हैं, उनको ऐड किया गया। द गवर्नमेंट विल नाउ इंक्लूड द क्वेश्चंस पेपर ऑफ जनरल नॉलेज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है उस पर है जो उसको इंट्रोड्यूस किया है, और ऑप्शनल को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया है मेन से। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है आपके लिए। उसके बाद ये चेंज हुआ क्यों भाई, ऐसी क्या दिक्कत आ गई? तो कैंडिडेट जो थे साइंस के, जिनके पास सब्जेक्ट लिया करते थे, उनका देखा जा रहा था कि उनके मार्क्स हैं जो वो ज्यादा आ रहे थे, और जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स वाले हैं तो वहां एक बार भेदभाव जैसी चीज है जो वो देखने को मिल रही थी या महसूस हो रही थी। ठीक, तो एक तो ये एक पार्ट हुआ। उसके अलावा जो दूसरी चीज है जो वो है कि जो सिलेक्शंस हैं उत्तर प्रदेश में, वो बाहर के जो स्टेट से वहां से काफी ज्यादा संख्या में आ रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको उत्तर प्रदेश के बारे में कम नॉलेज हुआ करती थी। तो इसलिए ये दो पेपर जो ऐड किए गए हैं वो यूपी स्पेसिफिक के पेपर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक चीज है। उसके अलावा जो आपका स्केलिंग वाला फैक्टर है, स्केलिंग है जो स्केलिंग का, देखो प्रॉपर कैसे होती है, क्या होती है, वो अभी तक प्रॉपर इसकी गाइडलाइंस जो नहीं पता चल पाती थी, क्लियर नहीं हो पाता था। तो ये नहीं समझ में आता था कि किस वजह से मार्क्स कम हो गए, और क्या ऐसा हुआ भाई मार्क्स ज्यादा थे तो कम हो गए, थोड़े कम थे तो ज्यादा हो गए। तो कई बार जिसके कम है उसके इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ज्यादा वाले से भी ऊपर निकल जाता है और सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्केलिंग वाला चक्कर पड़ रहा था। क्यों स्केलिंग इस पार्ट पे की जाती है कि हमारा पेपर जो है टफ आ गया और दूसरे का पेपर इजी आ गया, और टफ और इजी ये बड़ा माइन्यूट सा अंतर होता है। ठीक है, तो स्केलिंग वाला पार्ट भी एक फैक्टर है। उसके अलावा डिमांड टू रिमूवल द ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम द मेंस एग्जाम ऑफ द पीसीएस वाज इंटेंसिफाइड, और डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई थी, ये भी इसका कारण हुआ। ठीक है, तो इस वजह से ये जो चेंज है वो लाया गया है। आगे बढ़ते हैं कि अब जो चेंज है वो हुआ क्या है। तो देखिए, ये तो पहले से ही था, सामान्य हिंदी का पेपर होता था, निबंध का पेपर होता था, सामान्य अध्ययन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये तो पहले से ही है। उसके बाद देखिए, सामान्य अध्ययन पेपर 5 और 6 भी जो जोड़ दिया गया है, ये नया बदलाव है। ठीक है, ये नया बदलाव है और यही होगा आपका ये यूपी स्पेसिफिक वाला। ठीक है, तो ये बदलाव हुआ। और उसके बाद अगर हम आगे की बात देखते हैं कि व्हाट यू शुड डू, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर है जो विल बी अ न्यू फोकस एरिया। अब इस पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। और दूसरी थोड़ी सी एक धैर्य रखने वाली जो बात वो है कि आपको नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। अभी नोटिफिकेशन में ये चीज जब आ जाएगी तब चीजें ज्यादा सही तरीके से आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं अगली न्यूज की ओर। और हमारी अगली न्यूज है यूपी बिहार अमंग वर्ल्ड्स टॉप 50 रीजंस फेसिंग द क्लाइमेट रिस्क, है ना। क्लाइमेट रिस्क पर एक जो रिपोर्ट आई है उस पे एक बड़ी चिंता की बात है कि चाइना और चाइना और इंडिया, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो न्यू फोकस एरिया में कौन, चाइना और भारत है। जिसमें कि अगर आप एशिया की बात करते हैं तो एशिया ने इसमें क्लाइमेट रिस्क में डोमिनेट किया है, और जो टॉप 200 हैं उसमें आप देखेंगे तो 114 हैं जो वो एशिया से आ रहे हैं। ठीक है, एशिया से 114 है, ये बात आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो रिस्क है ये क्या बता रहे हैं कि 2050 तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका जो एशिया के 114 जो जगहें हैं वो बहुत रिस्क पे है। और अगर आप स्पेशल फोकस की बात करते हैं तो वो डोमिनेट कहां से कर रहे हैं, चाइना और इंडिया से। ठीक है, एशिया में भी चाइना और इंडिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यूपी की अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो एक क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव करके है,
जिसने अपनी रिलीज की है क्लाइमेट रिस्क के बारे में, तो उन्होंने ये बताया कि 2050 तक जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया का सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। एक चीज, ठीक। दूसरी चीज, आप और अगर स्टेट्स की बात करें तो कौन से वल्नरेबल स्टेट्स हैं भारत के अंदर, तो ये देखिए लिखे हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है आपका। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, असम, ठीक। ये मोस्ट वल्नरेबल हैं भारत के अंदर, ठीक है। इसके बाद यूपी है जो आपका, इज अमंग द वर्ल्ड का टॉप 50 रीजन में आ गया है, ठीक है, रिस्क टू डैमेज, ठीक है। अगर आप यूपी की बात करते हैं तो टॉप 50 में यूपी आता है बिल्ट एनवायरनमेंट को लेकर के, ठीक है। बिल्ट एनवायरनमेंट से मतलब है आपका, आप अर्बनाइजेशन वाला पार्ट समझ लीजिए बस। बिल्ट एनवायरनमेंट का मतलब कि जो वो चीजें जो हम अर्बनाइजेशन करने के लिए, जो वर्क प्लेस या फिर घर अपने जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। यूपी हैज 25 हॉटस्पॉट क्लाइमेट रिस्क में, ठीक है। यूपी के अंदर 25 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो क्लाइमेट के रिस्क पे हैं। और इसके अलावा फाइनेंस इंडस्ट्री है जो, वो भी इस क्लाइमेट चेंज के साथ इसको लिंक किया गया है। और देखिए फ्लड, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, ये सारी चीजें हैं जो ये हैं जो ये रिस्क के लिए जो है वो कारगर है। अब देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो फोकस अभी किया जा रहा है वो फ्लड के ऊपर किया जा रहा है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि फ्लड यूपी में, कोस्टल एरिया तो समझ आता है, लेकिन यूपी क्यों? क्योंकि देखिए ये एक तो आपका हिमालय की तलहटी पर है, ठीक है, तो अर्थक्वेक वाला फैक्टर भी है। और दूसरा, जैसे ही मैंने बोला कि फ्लड वाली बात हो रही, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग से लिंक करेंगे, भाई गर्म हो रहा है, गर्म होने से क्या, बर्फ पिघल रही है, और तो जो पेरिनियल रिवर्स हैं, ठीक है, जो सदावाहिनी नदियां हैं जहाँ पे हमेशा पानी रहता है, उनका स्तर बढ़ जाएगा, ठीक। तो फ्लड वाला एक फैक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पर सामने आ रहा है इस रिपोर्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अ ग्रुप ऑफ कंपनीज टू क्वांटिफाई, ठीक है, ये आप इसका लेवल बताती है कि क्या कम्युनिकेट करती है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका कितना स्तर है, ठीक है, क्लाइमेट का स्तर के बारे में बात कर रही है। दूसरा क्या है कि कैलकुलेट द फिजिकल क्लाइमेट रिस्क। फिजिकल क्लाइमेट रिस्क किसका? बिल्ट एनवायरनमेंट का, जो अभी मैंने आपसे कहा बिल्ट एनवायरनमेंट का फिजिकल क्लाइमेट रिस्क के बारे में बताती है। उसके बाद बिल्ट एनवायरनमेंट क्या होता है? मैन इज सपोज टू ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि हम घर, वही चीज जो घर और आप ऑफिस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद, दिस इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्लाइमेट रिस्क टू डेट, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल क्लाइमेट रिस्क की बात करें तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो जाता, ग्लोबल एनालिसिस है एक तरह का। और इसने क्या किया है कि एशिया में बताया है 114, ठीक है, 114 हॉटस्पॉट है, 114 जगहें हैं आउट ऑफ 200, ठीक, पूरे एशिया में, जिसमें मोस्ट फोकस किसको किया है? इंडिया और चाइना को, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद, द बिल्डिंग्स एंड द प्रॉपर्टीज आर एट हाई रिस्क टू डैमेज फ्रॉम द एक्सट्रीम वेदर एंड द क्लाइमेट चेंज, जैसे कि फ्लडिंग, फॉरेस्ट फायर, हीट वेव्स और सी लेवल राइज, ठीक। तो ये सारे ही वो सारे फैक्टर जो कि हमारे वातावरण के लिए हानिकारक हैं, वहां पर उसकी वजह से ये क्लाइमेट रिस्क है जो एक बना हुआ है, ठीक है। चलिए, अब ये हम देख लेते हैं कि भाई यूपी क्यों हमारा वुलनरेबल है। वुलनरेबल कंडीशन में यूपी इसलिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हिमालय की तलहटी पर है, तो भाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आ जाता है, ठीक है। दूसरा, फ्लड के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वो सारी नदियां हैं जो कि पेरिनियल रिवर हैं, और फ्लड वाला फैक्टर है जो वो इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और जैसे ही वार्मिंग बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी तो नदियों का स्तर बढ़ेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, आप मानसून की बात करेंगे तो मानसून तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ का मानसून है जो, वो उसका कुछ पता नहीं है कि मतलब फिक्स नहीं है कि कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी भी मतलब आप कह सकते हैं कि रिसर्च फेज में चल रहा है, ठीक है, कि कब ज्यादा बारिश होगी, कब कम बारिश होगी, इसकी है जो वो क्लैरिटी नहीं है, ठीक। तो इसकी वजह से हमने कई बार यहाँ पर ड्रॉट और ज्यादा अनइवन रेनफॉल की वजह से सूखा ग्रस्त एरिया भी देखा जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट फायर, प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, लंबे समय तक जब ड्रॉट रहती है तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर और डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन एक, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये एक सूखाग्रस्त एरिया, क्योंकि प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, एक सूखाग्रस्त एरिया। इवन आप जब जाते हैं, ट्रेवल करते हैं गर्मियों में वहां पर, और डेसिडुअस फॉरेस्ट वहां पर देखने को मिल जाते हैं, पेड़ पौधे दिख जाते हैं, मतलब पतझड़ वाले। तो आपको पुरानी फिल्म याद आती है, जिसमें कि पुरानी फिल्म में डरावना वाला जो सीन होता था ना, जिसमें कि दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा और एक पेड़ होता था जिसमें कोई पत्ती नहीं होती थी, ठीक है, इस तरह के वहां पे नज़ारे काफी मिल जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर वाला पॉइंट हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि ये यूपी की वुलनरेबिलिटी बढ़ी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगली खबर क्या है कि इंडियन रेलवे, भाई बहुत बड़ी खबर है कि कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल रूट्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब
कोई भी डीजल ट्रेन नहीं चलेगी, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है ना। बहुत बड़ा उपलब्धि आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जर्नी टू नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द इंडियन रेलवे। ये इनका नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश में तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने अचीव कर लिया। देखो कैसे, एक तो द लास्ट इलेक्ट्रिफिकेशन इज डन ऑफ द रफली 85 किलोमीटर, जो अभी जो लास्ट किया गया है वो अब 85 किलोमीटर का किया गया। क्वेश्चन है ये, ठीक है, 85 किलोमीटर का कहां पर, सुभागपुर पचपेरवा सेक्शन, जो कि कहाँ है, गोरखपुर में, ठीक है, यानी, और ये किसके अंदर आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में। ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि किस जगह पे, तो ये नाम याद रखिएगा, सुभागपुर और पचपेरवा। ठीक, ये वाला सेक्शन है। यहाँ पर अभी लेटेस्ट लास्ट वाला जो हुआ है वो 85 किलोमीटर का हुआ है। इसके बाद इट्स अ मिशन टू मेक द एंटायर रेल नेटवर्क ऑफ द कंट्री रन बाय द इलेक्ट्रिक, और जो डीजल वाला है उसको पूरी तरह से बंद करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से अब पूरी चलेंगी, ये इनका मिशन था, वो इन्होंने पाया है। उसके बाद इंडियन रेलवे हैज कंप्लीटेड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो वो इन्होंने अपना पूरा कर लिया है। तो ये इनकी प्रॉपर जर्नी है, जिसमें लास्ट वाले का आप नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, और क्या, ठीक है, इंडियन रेलवे हैज प्लान्स टू शिफ्ट द रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा की ओर लेकर के जाएंगे, है ना। इनका यहाँ तक प्लान है कि सूरज से मतलब सूर्य की जो एनर्जी है ना, तो सोलर एनर्जी से भी ये डायरेक्ट ट्रेन को चलाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, द इंडियन रेलवे हैज प्लान्स टू शिफ्ट द रिन्यूएबल इन लाइन्स विद द इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंडिया का ग्लोबल क्लाइमेट है उसकी ओर लेकर के जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल कमिटमेंट है जो, उसकी ओर लेकर के जाएंगे। उसके अलावा नेट जीरो कार्बन एमिशन को इनको अचीव करना है। द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2930, मतलब 2029-30 तक कितनी है, 30,000 मेगावाट की है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर इतना मिल गया तो ये अचीव कर देंगे उस चीज को। उसके अलावा 143 मेगावाट अगर ऑफ सोलर प्लांट्स है जो, उसको भी लगाए जा रहे हैं, और 103 मेगावाट के विंड पावर प्लांट्स हैं जो, उनको भी कमीशन किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो आइडिया क्या है कि सोलर पावर्ड ट्रेन है जो, वो भी आएंगी, सोलर पावर ट्रेन। अब सोलर से क्या कुछ कुछ समस्याएं भी हैं। क्या है वो समस्याएं वो ये हैं कि सोलर पावर ट्रेन में एक तो देखो, सोलर पावर वर्क ओनली ड्यूरिंग डे, क्योंकि जब सूरज ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेंगी, तो इनको कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसकी भी एक प्रॉब्लम है कि इट कैन जनरेट द बैटरी बैकअप ऑफ सिर्फ 4 से 5 घंटे। अब सूरज की रोशनी कंजर्व तो कर लिया आपने, लेकिन जो बैटरी बैकअप कितना दे पाएगा, वो सिर्फ 4 से 5 घंटे। अभी की प्रॉब्लम है, आगे फ्यूचर की नहीं है, अभी की तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद द सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली ड्यूरिंग फॉग रेन। ठीक है, जब वेदर कंडीशंस खराब होती हैं, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब होती हैं, तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा बैटरी बैकअप्स गोज डाउन टू 2 to 3 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। ठीक है, बैटरी बैकअप की एक मतलब मेन प्रॉब्लम आप ऐसे समझ लीजिए कि जब सूरज नहीं होगा तो उस वक्त क्या होगा। तो ये सब कुछ अभी की प्रॉब्लम है, जिसको टेक्नोलॉजी से दूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे नेट कार्बन जीरो, जो मैंने अब शुरुआत में बोला था कि शब्द को ध्यान रखिएगा, ये क्या चीज है। देखो, ये है जो ये रेफर किया गया, इसका मतलब है कार्बन न्यूट्रलिटी से, कार्बन को खत्म करने से। ठीक है, कार्बन को जीरो करने से। और ये टर्म है जो, ये कहां पर सेट किया गया, ये आपका यूएनएफसीसी ने है जो इसको इजाद किया। ठीक है, उसके बाद द स्टेट इन विच अ कंट्रीज एमिशन आर कंपनसेटेड बाय द अब्जॉर्प्शन एंड द रिमूवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ही यही हुआ कि कार्बन कि वो स्तर, वो कंडीशन जब हम कार्बन को क्या है पूरी तरीके से अवशोषित कर देंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आएगी। ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, पूरी तरीके से जीएचजी हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस है, उनको खत्म किया जाना है इसमें। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ द एमिशंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब हुआ कि आप जंगलों को कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों के पास कार्बन को जो है वो खींचने की, एब्जॉर्ब करने की, अवशोषित करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो कार्बन सिंक है जो वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने हैं। उसके अलावा मोर देन 70 कंट्रीज है प्रॉमिस्ड, 70 से ज्यादा कंट्री है जिन्होंने प्रॉमिस किया है आपका नेट जीरो एमिशन के बारे में इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी। 2050 तक है जो वो उसको खत्म करेंगे। अब अगर हम अपने इंडिया के बारे में देखें कि इंडिया का क्या टारगेट है,
INDC आपने सुना होगा, इंड्यूस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इंडिया की ही इजाद है। इसमें क्या होता है, NDC के अंदर अपना टारगेट आपको बताना होता है, हर देश अपना टारगेट बताता है कि हम इस टारगेट तक, इस साल तक नेट जीरो तक आ जाएंगे, कार्बन को हम खत्म कर देंगे। तो हमने क्या टारगेट बताया है, हमने 2070 बताया है। कब बताया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में, ठीक है, 2070। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वांचल की शान 2023, यूपी का मान बढ़ाने वाली विभूतियां सम्मानित, डिप्टी सीएम बोले पूर्वांचल से ही संपूर्णता। ठीक है, ये एक न्यूज है जो कि पूर्वांचल से रिलेटेड है। आगे देखते हैं क्या है कि पूर्वांचल की शान है क्या चीज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है जो उन्होंने फैसिलिटेट किया पर्सनैलिटीज को। ठीक है, उन्होंने सम्मानित किया फैसिलिटीज को, उन्होंने सम्मानित किया पर्सनैलिटीज को। और इस सेरेमनी को किसने ऑर्गेनाइज किया था, अमर उजाला ने। कहाँ किया था, लखनऊ में किया था। ठीक है, डिप्टी सीएम ने कहा काशी के बारे में बात की, सिर्फ मतलब इसी के बारे में बात नहीं की, इसके अलावा और भी मुद्दों पे उन्होंने बात की। प्रयागराज, संत कबीर, ग्लोरी ऑफ गोरखपुर इन द गोरखनाथ इन द गोरखपुर और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मतलब जितना कुछ हो रहा है ना यूपी में अभी आजकल। कल हमने इन्वेस्टर समिट के बारे में देखा था, है ना, आपका जो ये डिफेंस कॉरिडोर है उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो ये सारी जो भी चल रही है वो सब क्या है, ये यूपी को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ पर बात हुई। अब लेकिन ये तो एक बड़ी वैसी खबर हो गई ना, ये हमारे किस काम की है, तो हमारे काम का ये वाला पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट भी तो बना रहना चाहिए, खबर क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये हमारे काम का पॉइंट है, इसको वीडियो को पॉज करना और इसको नोट कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे मैं ये PDF शेयर करूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि ऑनर्ड पर्सन्स का नाम है मिर्जापुर से। किस तरह से पूछेंगे, यूपी में पूछ सकते हैं, एक तो जगह का नाम, दूसरा पर्सनैलिटी का नाम, और दूसरा वो किस फील्ड से संबंधित है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, इनसे मिलाकर के क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, मिर्जापुर से अरुण कुमार दुबे, इनको मिला। जयप्रकाश मौर्य, पारितोष बजाज। ठीक है, इनके ये सारा पूरा लिस्ट है। इसको वीडियो को पॉज करके आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लो। कुशीनगर से किसको मिला, ठीक है, जौनपुर से किसको, गोरखपुर से, बनारस से, और भदोही और गाजीपुर से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि भदोही से क्या फेमस है, भदोही का क्या फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी है जो उसको जो है वो अप्रूव कर दिया है। ठीक है, ये एक बढ़िया न्यूज है, और बहुत सारी इसमें क्या है ना फैसिलिटीज दी हैं। सुनिए, देखिए मजा आ जाएगा। देखिए क्या है, न्यू पॉलिसी अनाउंस। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार। देखिए, न्यू पॉलिसी वुड बी एप्लीकेबल टू द फिल्म्स दैट विल बी मेड इन द फिल्म सिटी अमंग द नोएडा। नोएडा में अगर फिल्म बनाओगे भाई तो हमारी न्यू पॉलिसी में आ जाओगे। ठीक है, एक चीज। अब इसमें क्या है, 50% तक सब्सिडी दे देंगे अगर आपने अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी इनमें बना दी तो। ठीक है, 50%। उसके बाद और सुनिए, इंग्लिश, हिंदी और किसी और भाषा में जो बनाओगे तब 25% ही देंगे। ठीक, अगर मतलब नोएडा में आओगे तो कुछ तो मिलेगा ही ना, तो कुछ जो मिलेगा उसमें नॉर्मल अगर इंग्लिश हिंदी में बनाओगे तो हम आपको 25% देंगे, बस इस बात पे कि आप हमारे नोएडा आकर बना रहे हो। ठीक है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री का प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इन भाषाओं में बना दी, अब ये क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, सब्सिडी 50% पूछे ना पूछे, ये पूछ सकता है कि किस किस भाषाओं में ये 50% की सब्सिडी है। ठीक है, तो इसलिए फैक्चुअल न्यूज हमेशा ध्यान में रखनी, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी। ठीक है, उसके बाद 25% और अ मैक्सिमम ऑफ 50 लाख, ठीक है, वुड बी गिवन फॉर द सेटिंग अप ऑफ द स्टूडियो। स्टूडियो लगा दिया तो कितना, 25% दे देंगे। ठीक है, स्टूडियो लैब्स वगैरह अगर आपने लगाई तो हमारे यहाँ। ठीक है, उसके अलावा स्टूडियोज ऑफ पूर्वांचल का स्टूडियो, विंध्याचल का स्टूडियो, बुंदेलखंड का स्टूडियो लगाया तो ये जो 25 था इसकी बजाय 35 देंगे। ठीक, और 50 लाख रुपए तक। ठीक, मैक्सिमम, जो भी ज्यादा होगा वो। ठीक, उसके बाद देखिए, और फिल्म्स हैविंग मोर देन हाफ ऑफ द शूट्स, अगर ऐसी कोई फिल्म जिसके आधे से ज्यादा शूटिंग हमारे यहाँ पे ही आपने कर दी, हमारे वाले में करी, तो आपको 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं, मतलब इतना कुछ जो है इस पॉलिसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़ अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं om.narayan@studyIQ.com पर। मेरा टेलीग्राम चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, और अगर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे अप्रोच करना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी 007 पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे कल फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।